Money and banking, one of the most easiest topic for class 12th economics, yet one of the most weightage वाला टॉपिक है ये 6 मार्क्स का यूनिट है ये इन टोटल. सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अबाउट मनी एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट बैंकिंग. सो लेट्स बिगिन. तो बिफोर मनी वी शुड लर्न अबाउट बाटर सिस्टम. तो बाटर सिस्टम लाइक एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था, बेसिकली एंशिएंट टाइम्स में ये प्रेजेंट हुआ करता था, इन विच कमोडिटीज़ वर एक्सचेंज्ड इन प्लेस ऑफ कमोडिटीज़. लाइक मेरे को अगर मान लो राइस चाहिए और तुम्हारे पास वीट है और तुमको राइस चाहिए, तो लाइक वी विल एक्सचेंज आवर गुड्स विथ ईच अदर. इसीलिए इस इकोनॉमी को लाइक ऐसा कमोडिटी इकोनॉमी भी बोला जाता था, या फिर शॉर्ट में हम बोले तो सीसी इकोनॉमी भी से लाइक बोला जाता था, क्योंकि लाइक कमोडिटीज़ वेर एक्सचेंज्ड विथ कमोडिटीज़. बट लाइक आफ्टर मैनी ईयर्स चीज़ें क्रिटिकल होते गई और चीज़ों को एक्सचेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता गया. मुश्किल होने के पीछे भी बहुत सारे कारण थे. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दैट वाज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. अब देखो, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तुम्हें ईजिली समझाता हूँ मैं विद इन लाइक नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. ध्यान से इसको समझना. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होगा? सपोज दैट आज के डेट में मेरे पास एक आईपैड है और तुम्हारे पास है सैमसंग S24. ठीक है. अब तुम्हें एक आईपैड चाहिए और मुझे एक सैमसंग S24 चाहिए. तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगा और तुमको अपना आईपैड दे दूंगा, बदले में तुमसे तुम्हारा सैमसंग S24 ले लूँगा. ये तो हो गया एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. बट कॉम्बिनेशन लाइक प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऐसा मुझे मिलेगा ही. अब कुछ मार्केट में लोग हो सकते हैं जिनके पास भाई सैमसंग S24 ना हो के iPhone 15 हो. अब मैं उनके पास जाऊंगा तो मेरा ट्रांजैक्शन तो पूरा होगा ही नहीं. भले मान लो अगर उनकी डिमांड में ये हो कि उन्हें आईपैड चाहिए, पर उनके पास प्रोवाइड करने को जो मुझे चाहिए वो है ही नहीं. तो ऐसा काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी होगा कि जो मेरे पास है वो सामने वाले को चाहिए और जो सामने वाले के पास है वो मुझे चाहिए. ये जब प्रोबेबिलिटी होगा या ये जो कॉम्बिनेशन होगा, उसी टाइम पे हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा. इसीलिए बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन काफ़ी मुश्किल होता था. दूसरा रीज़न था लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी. अब लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. मान लो अब मेरे पास, तुमको पोटैटो चाहिए था, मेरे पास पोटैटो था. मेरे को टमाटो चाहिए था, तुम्हारे पास टमाटो था, तो मैंने एक्सचेंज कर भी लिया. अब भाई मान लो मैं 100 किलो टमाटर लेके आ गया अपने घर में. अब टमाटर का कुछ लाइफ तो है, कुछ स्टोरेज तो चाहिए उसके लिए. अब वो स्टोरेज नहीं है मेरे पास, तो वो उस केस में वो तो टमाटर ख़राब हो जाएंगे. तो स्टोरेज फैसिलिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था बार्टर इकोनॉमी में. तीसरा इसका जो रीज़न था फेल होने का, वो था लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू. जो मेजर ऑफ वैल्यू था, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाय है, तुम्हारे पास कुछ राशन है या कुछ चावल है, 100 किलो चावल है. अब फॉर एग्जांपल अब तुम्हें गाय चाहिए और मुझे चावल चाहिए. बट द थिंग इज़, द प्रॉब्लम इज़ कि अब एक गाय से मुझे कितने किलो चावल मिल सकते हैं, या कितने किलो चावल तुम दोगे कि तुम्हें एक गाय मिलेगी. तो ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था लाइक ऐसा जज करने के लिए, या फिर ऐसा बीच का कुछ रास्ता निकालने के लिए. तो लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू एक दिक्कत आता था वाटर इकोनॉमी में. अब इस इशू को लाइक सॉल्व किया मनी ने. अब मनी भी ऐसा चीज़ नहीं है कि तुरंत आज जैसे तुम देख रहे हो मनी को वैसे मनी आ गया अचानक से, नहीं. मनी भी काफ़ी स्टेजेस के एवोल्यूशन से गया है, और वो लाइक एवोल्यूशन हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में. बट उससे पहले हम लोग लाइक लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी. तो जो भी चीज़ लाइक बार्टर सिस्टम की जो वीकनेसेस थी वो मनी की एक स्ट्रेंथ है. जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि बार्टर सिस्टम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिलना कितना मुश्किल हुआ करता था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था. बट यहाँ पे क्या होता है कि मनी इज़ अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल. इट इज़ अ लीगल टेंडर. हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. दूसरा मनी का फंक्शन है कि मेजर ऑफ वैल्यू. हम लोग ने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था कि वहाँ लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू था. यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू का कोई लाइक ऐसा मुश्किल नहीं होता है. मनी से एक ईजिली पता चल जाता है. फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, तो वो एक मेजर ऑफ वैल्यू क्रिएट करता है. ये दो जो फीचर्स है ये प्राइमरी फीचर्स ऑफ मनी है. अब दूसरा जो सेकेंडरी फीचर्स ऑफ मनी है वो है पहला स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी को स्टोर करके ईजिली रखा जा सकता है. उसे स्टोर करने में लाइक कोई इशू नहीं होता है. उसे प्रॉपर जगह पे रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है.
तीसरा इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब डेफर्ड पेमेंट्स क्या है कि नियर फ्यूचर में जो पेमेंट्स की जाती है। फॉर एग्जांपल आज मैं तुमसे 100 किलो, बाटर सिस्टम में क्या होता था, आज मैं मान लो तुमसे 100 किलो चावल उधार लेता हूँ। अब नियर फ्यूचर में मैं तुमको कितना चावल दूंगा ये बाटर सिस्टम में पता करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। बट यही चीज़ आपका जो मनी इकोनॉमी है उसमें काफ़ी इजीली हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में अगर मान लो तुमसे मैं 100 किलो चावल लेता हूँ और चावल 100 रुपये किलो है, तो मैं नियर फ्यूचर में उस हिसाब से तुमको पैसे वापस कर सकता हूँ या फिर चावल वापस कर सकता हूँ। दीज वर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मनी विच मनी प्लेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे लाइक याद करके रख लेना। ये लाइक एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार आ चुका है। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अभी डिस्कस करने वाला है अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मनी, लाइक हाउ मनी इवॉल्व फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टिल नाउ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो बैक इन दोज डेज जब लाइक ये सब चीज़ चालू ही हुई थी, हमारा इकोनॉमी जब सेटअप ही हुआ था, देयर वाज कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी क्या होता था, जैसे कि कुछ कमोडिटी हो गई, ये उस टाइम की बात है जब बार्टर सिस्टम चला करता था। तो बार्टर सिस्टम में जैसे कि तुम लोग को पता है उसे कमोडिटी इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले कमोडिटी मनी हुआ करता था, देन वी गॉट द मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी लाइक जैसे ही किंगडम्स आने लगे ना, वैसे ही मेटालिक मनी का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा। अब मेटालिक मनी भी फर्दर दो पार्ट्स में है, एक फुल बॉडीड और एक टोकन। अब फुल बॉडीड मेटालिक मनी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल सोने के कॉइन। अब सोने के कॉइन फुल बॉडीड टोकन होते हैं मेटालिक के। अब उसका क्या था कि मान लो अगर 1 रुपये लिखे हुआ है सोने के कॉइन में, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। 1 रुपये का सोने का कॉइन है अगर है, तो उसकी मार्केट में एक्चुअल वैल्यू भी 1 रुपये की है। बट टोकन मनी में ऐसा नहीं होता। टोकन मनी में अगर मान लो टोकन मनी 1 रुपये का है, तो मे बी उसका ओरिजिनल वैल्यू 25 पैसे या 50 पैसे वैसे कुछ होंगे। तो फुल बॉडीड मनी और टोकन मनी में यही डिफरेंस है कि फुल बॉडीड मनी का ओरिजिनल वैल्यू और उसमें जो रिटर्न अमाउंट होता है दोनों सेम होता है, वेयर एज टोकन मनी का ओरिजिनल वैल्यू और जो रिटर्न असाइंड अमाउंट होता है वो वेरी करता है। आगे आफ्टर दैट वी सी पेपर मनी। अब पेपर मनी काइंड ऑफ अभी मॉडर्न टाइम में चल रहा है। पेपर मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी का ये बेस है पेपर मनी। अब पेपर मनी हम लोग देख रहे हैं जैसे आजकल हो गया 500 के नोट्स, 200 के नोट, ये सब एक लाइक पेपर मनी के एग्जांपल्स है, वो तुम्हें पता है, कॉमन सेंस की बात है। अब पेपर मनी भी फर्दर एक कॉन्सेप्ट आता है मनी में, फियाट मनी का, वो लाइक हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स सी दैट। अब किसी चीज़ को फियाट मनी होने के लिए दो क्राइटेरियाज हैं। वो दो क्राइटेरियाज लाइक हम लोग अभी समझते हैं। पहला, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, करेंसी, नोट्स, और वर्चुअली भी आजकल पैसे हो सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी होता है, वो भी हो सकते हैं। पहला क्राइटेरिया वो है। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया जहाँ बहुत कुछ फेल हो जाते हैं वो है इशूड बाय एन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पहला क्या होता है? अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये गवर्नमेंट बैक्ड ही होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आरबीआई होती है, फिनेंस मिनिस्ट्री होती है। आरबीआई इशूज़ द नोट्स अबव द 2 रुपीज़ डिनोमिनेशन, और जो फिनेंस मिनिस्ट्री है वो कॉइन्स मिंट करती हैं और 1 रुपये का नोट प्रिंट करती है। तो दीज आर द कंपेटेंट मनी। तो जो भी करेंसी इसके अंडर में आती है वो सब फियाट मनी होती है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर वेरी वेल। आगे इफ़ वी सी, लीगल टेंडर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट और अनदर टाइप ऑफ मनी। लीगल टेंडर वो मनी होती है जो लाइक आम चलती है मार्केट में, मतलब लाइक जो चलन में है, और इसकी क्राइटेरिया भी दो ही होती है। पहला, फियाट मनी होना चाहिए, लाइक फियाट मनी के जो भी क्राइटेरिया होती है वो पूरी होनी चाहिए। दूसरा, इससे जो भी है ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कोई। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम मार्केट में गए 100 रुपये का नोट लेके इंडियन करेंसी में, तो इंडिया में कोई उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, वो बैक्ड होता है। इसीलिए समझ में आया कि क्यों फियाट मनी इशूड बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं होगा तो वो बैक्ड नहीं होगा। तो इसीलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होने ज़रूरी है। तो लीगल टेंडर का फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि फियाट मनी होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि उसे रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता किसी से। अब क्या लीगल टेंडर को हटाने का कोई प्रोसेस है? जी हाँ, लीगल टेंडर को हटाया जा सकता है।
और इसको लाइक जो प्रोसेस होता है उसको डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। हम लोग की कंट्री में, हम लोग के आंखों देखे में एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था। लाइक राइट द डेट कब हुआ था कमेंट्स में। वो इफ़ हम लोग अब आगे अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं, तो अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इस चैप्टर को समझना, मतलब इस टॉपिक को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ये पूछा जा चुका है। मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई इज़ नथिंग बट द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मनी सप्लाई वो टोटल अमाउंट ऑफ पैसा होता है जो पब्लिक के पास या तो खुद के घर में या बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स में जमा होती हैं, या फिर कोई भी डिपॉजिट में जमा होता है, कोई भी टाइप का बैंक में, उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। अब आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को इंडिया में। कैसे कंट्रोल करता है वो हम लोग बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये बस इतना जान लो कि मनी सप्लाई होता क्या है। दूसरा बात कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मतलब इट इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू सी द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब बिफोर लुकिंग इनटू द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, अभी दो कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को लाइक ऐसा समझाना चाहूँगा, लाइक इससे तुम समझ लोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मनी सप्लाई को लेके थोड़ी अच्छी हो जाएगी, मेजर ऑफ मनी सप्लाई को लेके। पहला कॉन्सेप्ट है डिपॉजिट्स। कितने टाइप की होती है डिपॉजिट्स? दो टाइप की होती है, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स। अभी के लिए दो टाइप की। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती हैं जो तुम लाइक अपने डिमांड पे निकाल सकते हो। मतलब तुम आज उठे, बैंक गए, बैंक से 5,000 रुपये निकाल के आ गए, वो तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट हो गया। कुछ डिपॉजिट होती है जैसे एफडी, फिक्स डिपॉजिट, वो टाइम पे होती है, लाइक वो विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड पे होती है। उस पीरियड से पहले तुम उस पैसे को नहीं निकाल सकते हो, और अगर निकालते हो तो लाइक यू हैव टू पे अ सर्टेन काइंड ऑफ पेनल्टी फॉर दैट। दूसरा कॉन्सेप्ट है बैंक्स। अब बैंक्स भी यहाँ हम लोग दो टाइप के देख रहे होंगे, एक कमर्शियल बैंक और एक पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस वही पोस्ट ऑफिस जिसमें लाइक चिट्ठी विट्ठी आती है, वहाँ पैसे भी जमा होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। दो टाइप के बैंक भी पढ़ने वाले, दो टाइप के डिपॉजिट्स पढ़ेंगे। लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी जो कॉन्सेप्ट है वो, मतलब लिक्विडिटी एक ऐसा चीज़ है, लाइक कोई भी चीज़ को कैश में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी है वो उसे लिक्विडिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास 5 रुपये हैं आज पॉकेट में, तो मैं जाके लेस लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इजीली जाके लेके आ सकता हूँ, तो वो हो गया लिक्विडिटी। कितने इजीली तुम कैश को कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैश को डायरेक्टली कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी है। अब मान लो मेरे पास एटीएम में 5 रुपये हैं, तो उसको जाके कन्वर्ट करके उससे लेस लेके आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मान लो मेरे पास अब ज़मीन है, अब ज़मीन बेच के कैश लेके सामान खरीदना ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। तो लिक्विडिटी वाइज ज़मीन बेचना इज़ डिफ़िकल्ट देन करेंसी से लेस खरीद के लेके आना। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो अभी हम लोग लाइक लेट्स सी अबाउट द मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देख लेना, समझ लेना अच्छे से। तो यहाँ देखो, ध्यान से देखना, लाइक इन दिस पेज मैंने लाइक टेबल फॉर्मेट में तुम लोगों के लिए डाला है, क्योंकि लाइक टेबल फॉर्मेट में इसे याद करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आरबीआई ने जो है वो मनी सप्लाई को 4 पार्ट्स में तोड़ा है, एक M1, M2, M3, M4। अब किस टाइप से क्लासीफाई किया वो हम लोग देखेंगे। अब इस टेबल में तुम लोग गौर से देखो कि जो सीसी है, सीसी हियर मीन्स इज करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, वो हर पार्ट में टिक है, मतलब हर पार्ट उसको इंक्लूड करेगा, M1, M2, M3, M4। और M1 में क्या आता है, बैंक्स में जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो आती हैं। ये M1 में क्या क्या आते हैं, बैंक्स में जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं और करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, बस इतना ही। दूसरा M2 में क्या आता है, बैंक्स के साथ जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, पोस्ट ऑफिस के साथ जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, करेंसी विद कॉइन्स तो पब्लिक, मतलब जो पब्लिक के साथ है वो तो कॉमन हो गया। M2 में जो डिमांड डिपॉजिट्स है बोथ विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस और करेंसी एंड कॉइन्स, ये आ जाती हैं। M3 में बैंक्स ही कंसिडर करते हैं हम लोग, बैंक्स के साथ जो डिमांड डिपॉजिट्स है और टाइम डिपॉजिट्स है, और सीसी तो कॉमन में है। M4 में क्या आता है, M4 में सब आ जाता है, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक और पोस्ट ऑफिस, और सीसी तो कॉमन है। तो ये है मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब बोर्ड्स के लिए तुम्हें M1 ध्यान से याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। बाकी लिक्विडिटी वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो
M1 मोस्ट लिक्विड है, M4 लीस्ट लिक्विड है। लिक्विडिटी मैंने तुमको प्रीवियस मतलब थोड़ी देर पहले समझाया इसी वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि लाइक यू गाइज हैव इंजॉयड दिस वीडियो, यू गाइज हैव लर्नड फ्रॉम दिस वीडियो। आगे पार्ट 2 आएगा इसका बैंकिंग का, जिसमें लाइक वी आर गोइंग टू कवर द बैंकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।